प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के समापन समारोह को किया संबोधित। संविधान सभा के सदस्यों को किया याद, साथ ही मुंबई हमले में मारे गए लोगों और सुरक्षा बलों को दी श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने केवड़िया में आयोजित 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में आज संविधान दिवस के अवसर पर संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया। केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने प्रयागराज को दी 9,400 करोड़ से अधिक की सौगात। प्रयागराज शहर में गंगा पर बनेगा तीसरा पुल, जो होगा 6 लेन का। और चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खड्डा ने आज केजीएमयू में 86 करोड़ की लागत से बनने वाले सुपर स्पेशलिटी ऑर्थोपेडिक सेंटर का किया शिलान्यास, साथ ही बर्न सेंटर भी किया जाएगा स्थापित। नमस्कार, मैं हूं संतोष वाल्मीकि और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केवड़िया में आयोजित 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के समापन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। इस अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सरदार पटेल सहित संविधान निर्माण सभा के सभी सदस्यों को उन्होंने याद किया। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर पीठासीन अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि विधानसभा का स्पीकर कानून बनाने वाली संस्था का मुख्य आधार होता है। आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बाबा साहब आम्बेडकर से लेकर के विधानसभा के, संविधान सभा के उन सभी व्यक्तित्वों, उनको सबको नमन करने का भी दिन है, जिनके अथक प्रयासों से हम सब देशवासियों को संविधान मिला है। आज का दिन पूज्य बापू की प्रेरणा को, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिबद्धता को प्रणाम करने का दिन है। ऐसे ही अनेक दूरदर्शी प्रतिनिधियों ने स्वतंत्र भारत के नवनिर्माण का मार्ग तय किया था। देश उन प्रयासों को याद रखे, इसी उद्देश्य से 5 साल पहले 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया था। मैं पूरे देश को हमारे लोकतंत्र के इस अहम पर्व के लिए बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर संविधान के तीनों अंगों में सामंजस्य की चर्चा करते हुए देश में थोपे गए इमरजेंसी का जिक्र किया और कहा कि इमरजेंसी से बाहर निकलने का रास्ता भी हमें संविधान से ही मिला। संविधान की रक्षा में न्यायपालिका की अपनी भूमिका होती है, लेकिन स्पीकर लॉ मेकिंग बॉडी का फेस होता है। इसलिए स्पीकर एक तरह से संविधान के सुरक्षा के कवच का पहला प्रहरी भी है। साथियों, संविधान के तीनों अंगों की भूमिका से लेकर मर्यादा तक सब कुछ संविधान में ही वर्णित है। 70 के दशक में हमने देखा था कि कैसे सेपरेशन ऑफ पावर की मर्यादा को भंग करने की कोशिश हुई थी, लेकिन इसका जवाब भी देश को संविधान से ही मिला। बल्कि इमरजेंसी के उस दौर के बाद चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम मजबूत से मजबूत होता गया। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों ही उस कालखंड से बहुत कुछ सीखकर आगे बढ़े। आज भी वो सीख उतनी ही प्रासंगिक है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज केवड़िया में 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार के सभी अंगों के मूल में जनता का हित सर्वोपरि है।
इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार के तीनों अंगों के बीच सह अस्तित्वपूर्ण सामंजस्य आवश्यक है। श्री बिरला ने इस अवसर पर एक प्रस्ताव भी पेश किया, जिसमें प्रत्येक वर्ष एक विधानमंडल को सर्वोत्कृष्ट विधायी संस्था के रूप में सम्मानित किया जाएगा। हमारे संविधान ने सदैव जनता को केंद्र में रखा है। राज्य का प्रत्येक अंग किसी न किसी रूप में जनता के प्रति उत्तरदायी है। संविधान की सुरक्षा करना, उसे सुदृढ़ बनाने की साझा जिम्मेदारी राज्य के तीनों अंगों की है। मेरे विचार में विधायिकाओं को उनके द्वारा देश के विकास एवं जनता के कल्याण के लिए किए गए कार्यों के लिए उनका आकलन किए जाने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य से एक उत्कृष्ट विधानमंडल पुरस्कार की स्थापना की जाए। पात्र विधानमंडल को एक चुनाव एक समिति द्वारा किया जा सकता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 71वें संविधान दिवस के अवसर पर गुजरात के केवड़िया में देश भर के पीठासीन अधिकारियों की उपस्थिति में संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी आज संविधान दिवस के अवसर पर संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा
इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। संविधान दिवस के अवसर पर आज लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में संविधान की उद्देशिका का पाठन किया गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य तथा मंत्रिमंडल के अन्य सहयोगी इसमें शामिल हुए। इस समारोह में प्रदेश के विधायी विभाग द्वारा तैयार की गई उत्तर प्रदेश संहिता के द्विभाषीय 2 संस्करणों का विमोचन भी मुख्यमंत्री ने किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि हमारे संविधान में सभी नागरिकों को बराबरी का दर्जा और बराबरी के अवसर दिए जाने पर जोर दिया गया है। कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत यह न केवल हमें अपने मौलिक अधिकारों के प्रति सजग करता है, बल्कि अधिकार किसी व्यक्ति और किसी समाज के तभी अनुरक्षित हो सकते हैं जब वह व्यक्ति या समाज अपने मूल कर्तव्यों के प्रति सदैव सजग रह करके ईमानदारी पूर्वक उस पथ का अनुसरण कर सकें। आज के इस अवसर पर जब पूरा देश संविधान दिवस के साथ जुड़ करके, हमारी सभी प्रकार की संस्थाएं इस आयोजन के साथ जुड़ करके भारत के उन सभी महापुरुषों के प्रति, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के प्रति संविधान निर्माण के लिए जिन महापुरुषों की बड़ी भूमिका थी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष, देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, भारत की एकता और अखंडता को जिन्होंने सुदृढ़ता प्रदान की, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन सभी महापुरुषों के साथ साथ संविधान सभा में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व भी बहुत महत्वपूर्ण था। और विगत वर्ष हम लोगों ने इन मूल कर्तव्यों के साथ ही उन सभी महापुरुषों पर आधारित एक पुस्तिका को भी विधान मंडल की ओर से प्रकाशित किया था। मैं आज के इस अवसर पर आप सबका आह्वान करूंगा कि हम लोगों ने कोविड-19 के दौरान इन सभी पक्षों को ध्यान में रख करके भारत के संविधान की मूल भावनाओं का सम्मान करते हुए प्रदेश के नागरिकों को बेहतर सुविधा प्रदान करने का कार्य किया। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं एक विराम। माँ से अच्छा कौन जाने माँ के मन के टुकड़े को, कब चाहे प्यार कब चाहे दुलार। माँ से अच्छा और कोई नहीं जानता कि बच्चे के पैदा होने के 1 घंटे के अंदर माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध ही पिलाना चाहिए। यही कुदरती शक्ति है जो बच्चे को हर बीमारी से लड़ने की शक्ति देती है। माँ सब जानती है ना। एक सर्किट हाउस। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते और छींकते वक्त अपने मुंह पर रुमाल और टिश्यू रखकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। लेकिन 25 लाख नवजात शिशुओं की मृत्यु विश्व में हर वर्ष हो जाती है। हर शिशु की रक्षा के लिए हम विश्व की सर्वोत्तम तकनीकों को प्रदेश में लागू कर रहे हैं। एसएनसीयू, केएमसी लाउंज, कंगारू मदर केयर, उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य, सुरक्षा और सम्मान की ओर बढ़ते कदम, अनमोल जीवन की शुरुआत नवजात शिशु की देखभाल के साथ। आइए मिलकर सुनहरे भविष्य की नींव रखें। प्रयागराज में आज 6 लेन के पुल का शिलान्यास प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने वर्चुअल माध्यम से पुल का भूमि पूजन करके किया। फाफामऊ के मलाक हरहर में आयोजित समारोह में वर्चुअल माध्यम से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस भूमि पूजन में शामिल हुए। मलाक हरहर से स्टैंडली रोड के बीच गंगा नदी पर बनने वाला ये पुल 10 किलोमीटर लंबा होगा। ये
1948.25 करोड़ की लागत से बनकर तैयार होगा। इस मौके पर 7,477 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 505 किलोमीटर लंबी 16 सड़क परियोजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। प्रयागराज में लंबे समय से गंगा पर नए पुल के निर्माण की मांग की जा रही है। इसके निर्माण से लखनऊ और अयोध्या जाने वाले लोगों को सहूलियत होगी। आएगी तो उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से हम सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर उसका समाधान भी कराने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि संविधान के प्रति सामान्य नागरिक की समझ और ज्यादा व्यापक होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने यह बात अपने ट्वीट संदेश में आज कही। संविधान दिवस के मौके पर लखनऊ स्थित अंबेडकर महासभा में आयोजित संगोष्ठी में शिरकत करते हुए प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री का ये बयान संविधान दिवस को हर आदमी तक पहुंचाने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से संविधान दिवस मनाया जाता है, उसी तरह संविधान पखवाड़ा और संविधान माह भी मनाया जाना चाहिए। इससे लोगों को संविधान को पढ़ने और उसको समझने का मौका मिलेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि आज देश में संविधान की उपयोगिता पहले की अपेक्षा बढ़ गई है। भारतीय संविधान स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति को इसके महत्व के विषय में जानकारी देना चाहिए, जानकारी लेना भी चाहिए। और अभी तो कुल मिलाकर के हम विभिन्न प्रकार की संगोष्ठियों, जैसे हम बाबा साहब की जयंती को 1 महीना मनाते हैं, वैसे ही आगे चल कर के संविधान दिवस को भी हम पखवाड़ा या महीना मनाएं और भिन्न भिन्न क्षेत्रों में इसका आयोजन करके इसके महत्व पर प्रकाश डालें, तो स्वाभाविक रूप से जो चाहते प्रधानमंत्री जी की वो अपने आप पूरी हो जाएगी। और इसकी आवश्यकता है। जैसे अभी डॉक्टर अम्बेडकर महासभा में जो चर्चा हुई, एक से बढ़कर के एक इसमें विद्वान वक्ता थे। सभी के विचार अपने आप में अति महत्वपूर्ण और गंभीर रहे। अगर यही संदेश विभिन्न गोष्ठियों और कार्यक्रमों के माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाने में कामयाब होंगे, तो संविधान दिवस की सार्थकता तब ज़्यादा कारगर साबित होगी। लखनऊ का किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय 86 करोड़ रुपए की लागत से सेंटर फॉर ऑर्थोपेडिक सुपर स्पेशलिटी वार्ड की स्थापना करने जा रहा है, जिसका शिलान्यास आज प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना ने किया। इस वार्ड के बन जाने से ऑर्थोपेडिक से जुड़ी बीमारियों, स्पाइन से जुड़ी बीमारियों, स्पोर्ट मेडिसिन और नवजात शिशुओं में होने वाली हड्डी रोगों का इलाज एक ही छत के नीचे हो सकेगा। उत्तर प्रदेश में यह अपनी तरह का पहला सुपर स्पेशलिटी वार्ड होगा, जिसमें एक साथ इलाज किया जाएगा। इसके साथ ही केजीएमयू में जल्द ही बर्न सेंटर भी स्थापित किया जाएगा। आज उद्घाटन के मौके पर श्री खन्ना ने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम हासिल कर रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और ये आगे भी जारी रखा जाएगा। कार्यक्रम में लखनऊ से मध्य विधानसभा से विधायक और कानून मंत्री ब्रजेश पाठक, चिकित्सा शिक्षा मंत्री संदीप सिंह भी मौजूद रहे। देखिए, केजीएमसी में लगातार विस्तारीकरण हो रहा है और ये हमारे ट्रामा सेंटर का विस्तारीकरण है। हम बेहतर से बेहतर सुविधा देना चाहते हैं। आगे भी हम डायबिटिक रेटिनोपैथी उसको भी यहाँ ला रहे हैं और हमारी कोशिश यह है कि जल्दी से जल्दी बर्न यूनिट पूरी होकर उसका भी शुभारंभ यहाँ पर हो जाए। हर प्रकार से हमारा उद्देश्य यह है कि उत्तर प्रदेश का कोई भी मरीज किसी भी दूसरे प्रांत में जाकर इलाज कराने के लिए विवश न हो। सारी इलाज की व्यवस्था हमारे उत्तर प्रदेश में हो, ये लक्ष्य है और इसी लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में हम लगातार बढ़ रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएँ SGPGI में हों, ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएँ लोहिया में हों और KGMU में तो सबसे पुराना है ये, वे तो होगी। तो हर प्रकार से मेरी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटी हम यहाँ पर उपलब्ध कराएं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं एक विराम। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड बैट। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी।
अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड बैट। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रेस वार्ता में बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 2237 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में एक्टिव मामलों की संख्या 25,422 है। अब तक प्रदेश में कोरोना संक्रमण से 5,02,353 मरीज उपचार के बाद स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमित मरीजों में से 7,674 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 2,237 नए मामले सामने आए हैं। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 25,422 है। इन 25,422 केसेस में से 12,443 होम आइसोलेशन में हैं और 2,195 निजी चिकित्सालयों में भुगतान के आधार पर अपना इलाज करवा रहे हैं। बाकी के सभी एक्टिव इन्फेक्शन केसेस, संक्रमित व्यक्ति इस समय जो राजकीय व्यवस्था L1, L2, L3 की है उसमें निःशुल्क इलाज करवा रहे हैं। आप जानते हैं कि प्रदेश में जांच की व्यवस्था और इलाज की व्यवस्था निःशुल्क रखी गई है और इलाज की व्यवस्था के लिए 1.5 लाख से अधिक बेड्स की व्यवस्था भी की गई है। चाहे किसी संक्रमित व्यक्ति के इलाज के लिए कितनी भी महंगी दवाएं उपलब्ध करानी पड़े, वो सभी निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। अब तक संक्रमण के पश्चात जो लोग पूर्णतः स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, उनकी संख्या अब बढ़कर के 5,02,353 हो गई है। संक्रमित व्यक्तियों में से प्रारंभ से अब तक 7,674 लोगों की मृत्यु हुई है। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन करें। उन्होंने बताया कि शादी समारोह के दौरान प्रदेश में डीजे, बैंडबाजों पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को तेजी से संचालित किया जा रहा है। इसके अलावा नई एमएसएमई इकाइयों को संचालित करने के लिए बैंकों से समन्वय स्थापित किया जा रहा है। प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सरकार प्रयासरत है। ये देखने में आया है कि पिछले कुछ दिनों से कुछ लोग व्हाट्सएप पे सोशल मीडिया के जरिए कोविड-19 से संबंधित जो व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में भ्रामक खबरें फैला रहे हैं। सरकार की तरफ से कई बार स्पष्ट किया गया है, आज जैसे हमारे साथी ने बताया, हम लोग आपको प्रतिदिन आधिकारिक जानकारी देते हैं। तो कृपया किसी भी सोशल मीडिया के किसी पोस्ट पर आप यकीन करने से पहले उसको एक बार चेक ज़रूर कर लें, क्योंकि कभी लॉकडाउन है, कभी कुछ है, ये सब के बारे में भ्रामक सूचनाएं फैल रही हैं। आपको अवगत कराना है कि शादियों के समारोह में बैंड बाजा और डीजे बनाने पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। जो सरकार ने बारातों के लिए और जो समारोहों के लिए सीमा तय की है, बैंड बाजा डीजे उसके अतिरिक्त है, और इसके लिए ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि आपको किसी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं जिम्मेदार हैं। आपको
कोविड के प्रोटोकॉल फॉलो करने हैं, प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां तेज हों, इसके लिए प्रदेश सरकार प्रयास कर रही है। बैंकों के माध्यम से ऋण वितरण इकाइयों को कराया जा रहा है। जो पूर्व से विद्यमान इकाइयां हैं लगभग 4,37,000 को बैंकों से 10,854 करोड़ रुपए के ऋण वितरण कराए गए हैं। इसी प्रकार प्रदेश में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए नई एमएसएमई इकाइयों की स्थापना पर जोर दिया जा रहा है तथा उन्हें बैंकों के माध्यम से वित्त पोषण कराया जा रहा है। सुल्तानपुर पुलिस ने आज विशेष अभियान चलाकर मास्क न पहनने वाले लोगों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में पुलिस ने ऐसे वाहन चालक जो बिना मास्क के थे उन्हें हिरासत में ले लिया। सड़क पर चलने वालों को भी पुलिस अधीक्षक ने मास्क लगाने की हिदायत दी। इस दौरान पुलिस अधीक्षक शिव हरि मीणा ने मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों, महिलाओं, बच्चों और जरूरतमंद लोगों को मास्क का वितरण भी किया। हिरासत में लिए गए लोग 4 घंटे के बाद शपथ ग्रहण के उपरांत मुक्त कर दिए गए। पुलिस की उक्त कार्रवाई से कोरोना संक्रमण के प्रति लापरवाह लोगों में भय व्याप्त हुआ है। पुलिस अधीक्षक शिव हरि मीणा ने बताया कि आज के अभियान में 50 लोगों का चालान किया गया है। दो गज दूरी, मास्क है जरूरी का जो स्लोगन है उसको चरितार्थ किया जा रहा है। इसमें सभी लोगों को अवेयर किया जा रहा है हमारे जो पीए सिस्टम उनके माध्यम से। उसके बाद भी अगर लोग नहीं मान रहे हैं तो उनका चालान किया जा रहा है, उनको मास्क वितरित किए जा रहे हैं। और उसके उपरांत भी जो बार बार नियम कायदे कानून का उल्लंघन कर रहे हैं उनके विरुद्ध पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी की जा रही है। शेष विधिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जा रही है। सुल्तानपुर पुलिस पूरी तरीके से दृढ़ प्रतिज्ञ है कि बिना मास्क के कोई भी ना निकले, ताकि सुल्तानपुर को और पूरे प्रदेश को इस कोविड-19 से बचाया जा सके। और अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के समापन समारोह को किया संबोधित। संविधान सभा के सदस्यों को किया याद। साथ ही मुंबई हमले में मारे गए लोगों और सुरक्षा बलों को दी श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने केवड़िया में आयोजित 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में आज संविधान दिवस के अवसर पर संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया। केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने प्रयागराज को दी 9,400 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात। प्रयागराज शहर में गंगा पर बनेगा तीसरा पुल जो होगा 6 लेन का। और चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना ने आज केजीएमयू में 86 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले सुपर स्पेशलिटी ऑर्थोपेडिक सेंटर का किया शिलान्यास। साथ ही बर्न सेंटर भी किया जाएगा स्थापित। और अब जरूरी संदेश। कोरोना से बचाव के लिए अपने हाथ नियमित धोएं और 2 गज की दूरी भी बनाए रखें। साथ ही जब भी बाहर निकलें मास्क होना जरूरी है। जेब अथवा थैले में नहीं बल्कि इस तरह से चेहरे पर लगाएं, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए।